बहुजन संगठक इस फेसबुक पेज के माध्यम से भारत में जिनका नाम उर्दू साहित्य के क्षेत्र में बड़ी अदब के साथ लिया जाता है, ऐसे भारत के जाने माने शायर कवि जनाब राहत इंदौरी साहब, इनका परसों हार्ट अटैक के वजह से देहांत हो गया। और उस मौके पर तो एक शख्सियत जो बड़ी बेबाकी से अपनी शायरी के माध्यम से अपनी बातों को रखते हुए अपनी शायरी के माध्यम से समाज को जगाने का काम करते हुए अच्छी बुरी सभी बातों के ऊपर अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रहार करते हुए, उन बातों के ऊपर अपने ख्यालात रखते हुए ज़िंदगी की आखिरी सांस परसों उन्होंने ली। और ऐसी उस प्रतिभावान शख्सियत को, राहत इंदौरी साहब को आदरांजलि अर्पण करने के लिए तो बहुजन संगठक इस फेसबुक पेज के माध्यम से इस आदरांजलि के प्रोग्राम को याद राहत इस नाम से या उन्हें याद करते हुए हम उन्हें स्मरण करें और उनकी याद में कुछ बातें, उनकी ज़िंदगी का जो कुछ भी सफ़र रहा है उसको याद करें। इसलिए इस सभा का, इस मीटिंग का आयोजन किया है। मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ बहुजन संगठक के सभी टीम के सभी साथियों का। पर फिर सवाल ये आता है कि एक शायर जो अक्सर उर्दू साहित्य के शायर माने गए, कवि माने गए, उस कवि को बहुजन संगठक ये महाराष्ट्र में, भारत में जिस विचारधारा के लिए जाना जाता है, ये नाम, उस विचारधारा के लोगों ने इस शख्सियत को अभिवादन क्यों करना चाहिए, आदरांजलि क्यों देनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है इस बात की, इस मौके की नज़ाकत को समझना बड़ा ज़रूरी है। साथियों, हमको, आपको सबको पता है कि किसी भी देश में, समाज में, उस समाज की जो कॉमन थिंकिंग होती है या जिसे हम यूँ कहें कि कल्चर ऑफ माइंड होता है ना, वो बनाने में बहुत सारी चीज़ें असर करती है, जिसमें से लेखक होते हैं, कुछ वक्ता होते हैं, समाज का मन बनाने की कोशिश में जो काम करते रहते हैं, कुछ लोग अपनी अलग अलग कलाओं से, प्रतिभाओं के माध्यम से लोगों को गीतों के माध्यम से, अपनी आवाज़ के माध्यम से जगाने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका समाज को जगाने का हरदम रहा है। और हमारे बहुजन आंदोलन में भी हमने देखा है, समय समय पर कवियों ने, गीतकारों ने बड़ा भारी योगदान देने का हमारा इतिहास हमको पता है। जिस श्रृंखला में अगर हम बहुजन आंदोलन की, मानवतावादी संघर्ष की, आंदोलन की अगर याद करें तो मौजूदा हालात में या फिर बहुत रिसेंट के ज़माने में महाराष्ट्र में हम सबको याद आते हैं, ख़ास तौर पे जो सबसे बड़ा नाम याद आता है जिन्होंने परिवर्तन के आंदोलन को आगे बढ़ाने की बड़ी ताकत के साथ कोशिश की, वो वामन दादा कर्डक। उन्हें भी याद करते हैं, 15 अगस्त को उनकी भी जयंती है। तो राहत साहब को आदरांजलि देने के साथ साथ वामन दादा की उस जयंती के मौके पर आज 2 दिन पहले हम उन्हें भी याद करते हैं। अब राहत साहब की जो शायरी है, जो गज़ल है, आप सभी को उनके, मेरे ख्याल से अभी जब उनका देहांत हो गया उसके बाद जिस तरह से भी सोशल मीडिया पे, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, टीवी चैनलों के पे ऊपर तो बहुत सारी न्यूज़ और वीडियोस चले, बट उससे भी ज़्यादा सोशल मीडिया के माध्यम से राहत इंदौरी ये नाम बड़े पैमाने पर लोगों के जानकारी में जाने की एक बड़ी 2-3 दिन में पिछले ख़ास तौर पे एक घटना देश भर में हुई है। और ये राहत इंदौरी नाम का, जिनको सिर्फ गज़ल या कविता से प्यार करने वाले लोग सुनते थे, जानते थे, उनके देहांत के बाद पूरे भारत के लोग नहीं, पूरे दुनिया के लोग भी राहत इंदौरी के, क्योंकि आजकल में अगर गूगल चेक किया जाए तो सबसे ज़्यादा वो नाम सर्च किया गया 2-3 दिन पहले से। ये ऐसा इस तरह से उसको, उस नाम को, उस शख्सियत को जानने की कोशिश लोगों ने की।
आप और हम लोग यूट्यूब के माध्यम से उनके काफ़ी सारे वीडियोस देखते आए हुए, और उनकी शायरी, उनके ख्यालात, उनकी शायरी, जो कुछ भी उनके माध्यम से उन्होंने, अपने माध्यम से उन्होंने बनाने की कोशिश की, वो बनाई तो खैर ख्याल तो बहुत ही उम्दा थे, बेबाकी से लिखा, मैंने पहले भी कहा, लेकिन ख़ास तौर पे राहत साहब हम सबको बार बार याद आते हैं, याद आते रहेंगे आने वाली, और जब तक ज़िंदा थे तब तक भी लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा उनको पसंद इसलिए किया कि शायरी में, उनके ख्यालों में, उनकी सोच में तो दम था ही था। पर ख़ास तौर पे राहत साहब जो याद किए जाते हैं या माने जाते हैं, उनकी खासियत जो मानी जाती है वो था उनका पेश करने का अंदाज। मेरे एक दोस्त है, वो ये कहते हैं कि शायर कभी जवान मरता नहीं है। अब उसके कोई मायने अलग अलग हो सकते हैं, पर यह भी होता है कि शायर कभी बूढ़ा भी नहीं होता है। जितना वो ज़्यादा तजुर्बेकार होते जाता है, उतना उनकी शायरी में और ज़्यादा, आप समझिए, धार आती जाती है। ये बात हमने देखी है कई सारे बुजुर्ग कवि, प्रतिभावान कवियों के माध्यम से। और इसलिए जैसा मैंने याद दिलाया आपको वामन दादा खड़क की, तो उन्होंने अपने ज़िंदगी के आखिरी दम तक इस परिवर्तन के आंदोलन को आगे चलाने की कोशिश की। शायर विट्ठल उमप का भी नाम हमको और आपको सबको बहुत बेहतरीन तरीके से पता है। उनकी, वो तो बाबा साहब का गाना गाते गाते स्टेज पर उस महान शख्सियत को अपनी अंतिम सांस लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसा हम कहते हैं। पर ये सारे लोग जो अपनी प्रतिभा को समाज को जगाने के लिए इस्तेमाल करते रहे, उसमें से एक उर्दू में शायरी करने वाले शायर, जो बहुत ज़्यादा सबकी, मतलब एक उर्दू लैंग्वेज अगर कहा जाए तो सब लोग उस लैंग्वेज को नहीं मानते, पर लिखना पढ़ना नहीं जानता होगा, लेकिन वो लैंग्वेज समझती सबको है। अब उस लैंग्वेज में जिस व्यक्ति ने ज़िंदगी भर शायरी की, 50 साल लगभग शायरी करते रहे, शायरी पेश करते रहे, उस इंसान को याद करते करते हमें कुछ और ख़ास बातों की तरफ अपने आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में देखना ज़रूरी है। वरना केवल तुकबंदी करने वाले तो शायर कई मिलेंगे, अपने आप को शायर कहने वाले भी लोग कई मिलेंगे, पर ये होता है ना कि जो शायर अपनी शायरी अगर सिर्फ तुकबंदी कराने के लिए शायरी करने वाला शायर, और अपनी शायरी के माध्यम से लोगों के सोच में, लोगों के ख्यालों में अच्छे बुरे को दिखाने की हिम्मत रखने वाला शायर, ये दोनों में ख़ास तौर पे फ़र्क होता है। और जिस शायर की शायरी लोगों की ज़िंदगी में असर करने वाली असरदार शायरी होती है, मेरे ख्याल से काफ़ी लोग शायरी को जानने वाले होंगे। और राहत साहब को जब बड़े बड़े लोगों ने काफ़ी अपनी श्रद्धांजलि अर्पण की, तो उनके बारे में ख़ास तौर पे शब्द लिखा गया कि ये अवामी शायर की डेथ हुई है। अवामी शायर, अवाम यानी पब्लिक, जनता, और उस व्यक्ति को अगर कोई अवामी शायर कह रहा है, इसका मतलब ये था कि ये खुद के लिए शायरी करने वाला नहीं, बल्कि जनता के, पब्लिक के, अवाम के लिए लिखने वाला, अवाम की आवाज़ बनने की क्षमता रखने वाले शायर थे। और शायद मुझे ऐसा लगता है बहुजन संगठक की टीम ने भी इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए इनकी इस निधन के मौके पर उन्हें आदरांजलि देने का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। भारत में यूँ तो मैंने जैसा आपको पहले भी बताया कि कई लोग शायरी, कविताएं लिखते रहते हैं। सभी लोगों को अपने अपनी प्रतिभा को एक्सप्रेस करने का तो संविधान ने भी मौका दिया है, पर फिर बात आती है वही कि क्या हमारे रचना से लोगों के ज़िंदगियों में, लोगों के ज़िंदगी के अंदर कोई फ़र्क पड़ रहा है? और अगर ऐसा है तो फिर उस शायर को ज़रूर याद किया जाएगा, उस शायर को ज़रूर याद किया जाएगा। कई सारे शायर भारत के अंदर ऐसे हैं जिनको आप लोग ये कह सकते हैं कि वाकई जिन्होंने लोगों के ज़िंदगी में बाहर आए, ज़िंदगी में लोगों के अपने दर्द को, दुख को अपने शायरी के माध्यम से आवाज़ देने की कोशिश की। कई सारे नाम हैं। राहत साहब का नाम उनके निधन की वजह से आज हम लोग उनको याद तो कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण नाम था। साथ ही साथ कई ऐसे शायर हैं जिन्होंने
वाकई ज़रूरत के समय सही वक्त पर सही बात को अपनी शायरी के माध्यम से रखने की कोशिश की, जिनमें कई नाम आप ले सकते हो। साहिर लुधियानवी साहब का नाम है, हमको तो आपको सबको पता है कि सारी दुनिया उनको समाजवादी शायर करके, सोशलिस्ट शायर करके जानती है। बशीर बद्र नाम के एक शायर थे, बड़े बेहतरीन तरीके से उन्होंने लोगों के दुख दर्द को अपने शायरी के माध्यम से रखा। अल्लामा इकबाल, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये भी हम जानते हैं। कई नाम हम ले सकते हैं जिसमें मुनव्वर राना जैसे नाम है, निदा फाजली साहब है, जिगर मुरादाबादी का नाम ले सकते हैं, आदम गोंडवी है, फिराक गोरखपुरी है, अहमद फराज, जावेद अख्तर, गुलजार साहब, फैज़ अहमद, कई नाम हैं जिन्होंने वाकई लोगों का दर्द, लोगों का दुख अपनी शायरी के माध्यम से सारी दुनिया के सामने रखने की कोशिश की। और शायद इसीलिए ये लोग बड़े इज्जत और एहतराम के साथ याद किए जाते हैं, याद किए जाएंगे। उसमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण नाम जनाब राहत इंदौरी का, जो कल ही हम लोगों से विदा हो गए। हम उनको याद करते करते उनके बारे में भाषण देने में कोई मतलब नहीं। मैं कोशिश ये करूँगा कि राहत साहब को याद करते हुए कि राहत साहब की खासियत क्या रही, कौन सी चीज़ों के बारे में राहत साहब ने अपनी शायरी में ख़ास तौर पे तवज्जो दी, एम्फेसिस किया, और उन चीज़ों का हमारे साथ क्या रिश्ता है। अगर हमारे साथ उन चीज़ों का कोई वास्ता नहीं होता तो शायद ये बहुजन संगठक की टीम, यहाँ पर कई लोग इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं वो लोग, या फिर मैं भी शायद इस प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी बात नहीं रखता। क्या किया है भाई, राहत साहब की शायरी की कौन सी खासियत है। देखो, हम समानता की, मानवता की लड़ाई लड़ रहे हैं, मानवता का आंदोलन इस देश के अंदर चला रहे हैं। मानवता के आंदोलन में हम जब पीछे हमारा इतिहास देखते हैं मुड़कर, कई सारे हमारे संत, गुरु, महापुरुष, जैसे तुकाराम महाराज के अभंग हमें याद है, संत रैदास की और कबीर जी के दोहे हमें याद है। ये क्या था, ये भी अपनी प्रतिभा थी, काव्य प्रतिभा थी, जिसके माध्यम से उन्होंने समाज में चलने वाली कुरीतियों के ऊपर प्रहार किया, वार किया। कई सारी बातों को उन्होंने दुनिया के सामने लाकर रखा। और ये प्रतिभा अगर इस तरह से कोई भी कवि, कोई भी शायर यूज़ करता है, तो वामन दादा को भी तो हम क्यों याद करते हैं भाई। गाने लिखने वाले कम लोग हैं दुनिया में, क्यों वामन दादा को इतना इज्जत और मान सम्मान हमारे समाज की तरफ से, देश के लोगों की तरफ से मिलता है। तो ये सारी चीज़ें, अपनी प्रतिभा को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, इसके ऊपर किस तरह से लोग आपको सम्मानित करेंगे, ये सारी चीज़ें डिपेंड होती है। क्या किया है राहत साहब की शायरी, हम लोग मोटे तौर पर देखें तो बहुत ख़ास तौर पे हमें देखने के लिए मिलता है कि राहत साहब की शायरी में हमें वतन परस्ती क्या होती है, देश प्रेम क्या होता है, समाज का दर्द क्या होता है, उस दर्द को लेकर समाज की भावना क्या है, सॉल्यूशंस क्या है। हजारों सैकड़ों सालों का जो हमारा इतिहास है, जिसे तारीख कहते हैं उर्दू में, उस इतिहास को समझते हुए मौजूदा हालात में उस इतिहास को किस तरह से समझा जा सकता है, समझना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें राहत साहब की शायरी में हमें देखने के लिए मिलती है। जो गैर बराबरी की बातें इस देश के अंदर, दुनिया भर के अंदर होती है, कोई अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है, कोई बहुत छोटा समझता है। दुनिया का ये चलन है कि लोग बड़े को ज़्यादा सम्मान देते हैं, जिसको छोटा मानते हैं, किसी भी आधार पे हो। बहुत सारे आधार है आदमी को छोटा बड़ा मानने के। राहत साहब इसके बारे में ये कहते हैं कि नहीं, हमने बराबरी का नज़रिया रखना चाहिए, सब लोग बराबर है, कोई छोटा बड़ा अगर नहीं है। तो राहत साहब की एक दो चार लाइन मुझे पक्का बहुत पसंद है कि काम सब गैर ज़रूरी है जो सब करते हैं, काम सब गैर ज़रूरी है जो सब करते हैं, हम और कुछ नहीं करते, हम गजब करते हैं। और आपकी नज़रों में सूरज की है जितनी अजमत, आपकी नज़रों में सूरज की है जितनी अजमत, हम चिरागों को भी उतना ही अदब करते हैं। आप बहुत बड़े हो तो ज़्यादा सम्मान के पात्र हो, आप बहुत छोटे हो तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा। ये तो गैर बराबरी वाली सोच है, और ये इंसानी सोच हो नहीं सकती, या अगर है तो बहुत गलत सोच है। इसलिए जितना सूरज को आपकी नज़रों में इज्जत है, हम छोटे छोटे चिरागों को भी उतनी इज्जत देते हैं। अब ये बराबरी की भावना अपने शायरी से रखने वाला इंसान, वो तो लाजमी है यार, हमें और आपको सबको अपना लगे।
हमें लाजमी है हमारे लिए, और उसको याद करना भी बहुत जरूरी है। दूसरी चीज राहत साहब के बारे में खास तौर पे मैंने जो महसूस की या सुनने में, ये इंसान ने अपनी शायरी के माध्यम से आत्मसम्मान और खुददारी क्या चीज होती है, जिस किसी को भी आत्मसम्मान की लड़ाई लड़नी हो, जिस किसी को भी लोगों को सम्मानित करने का काम करना हो, उसे खुद का भी तो सम्मान होना चाहिए, आत्मसम्मान होना चाहिए। और ये बड़ा लबालब भरा हुआ इंसान, आत्मसम्मान से खुददारी से भरा हुआ इंसान, जो हमेशा इसके लिए हर कीमत चुकाने को तैयार रहा, हर कीमत चुकाने के लिए तैयार रहा। मैं कह रहा हूँ, चाहे हर तरह का जंग, कोई केवल तलवारों से और बंदूकों से जंग नहीं लड़ी जाती, जंग लड़ने के और भी तरीके हैं, कलम से भी तो जंग लड़ी जा सकती है। और शायद फिर उस बात को समझते हुए मैं ऐसा मानता हूँ कि राहत साहब ने ये सोचा होगा कि इस जंग को लड़ने के लिए अगर हम तैयार हैं तो हम अपनी खुददारी और अपने जज्बे के साथ हमेशा तैयार है। और कहते हैं कि जाके कोई कह दे शोलों और चिंगारियों से, जाकर कोई कह दे शोलों और चिंगारियों से, फूल इस बार भी खिले हैं बड़ी तैयारी से, बादशाहों से फेंके हुए सिक्के ना लिए हमने, हमने खैरात भी मांगी है तो खुददारी से। यानी ये है तो बात मांगने की, पर मांगने की बात भी ये इंसान कह रहा है कि हमने जो कुछ भी किया वो खुददारी से किया। यही लड़ाई, यही आत्मसम्मान, अपने आप में एक विश्वास, जिस इंसान में विश्वास होता है, हम लोग सभी जानते हैं, विश्वास से भरा हुआ इंसान कुछ भी कर सकता है, आगे अपने सपनों को लेकर जा सकता है। पर अकेला इंसान भी कहीं नहीं जा सकता, अकेला इंसान भी कुछ नहीं कर सकता है। ये दौर ऐसा है कि एक आदमी के नाम से किसी के ऊपर राज करने के, हुकूमत करने की या कुछ हासिल करने का दौर चला गया। आज जब तक हमारे सबके हाथ एक दूसरे के साथ में रहेंगे, उतनी ज़्यादा कामयाबी की गारंटी ज़्यादा मजबूत होती जाती है। मुझे लगता है हमारे आंदोलन का भी तो यही सबक है कि हम सबको साथ में लेकर, सबका हाथों में हाथ लेकर आगे चलना चाहते थे। और वही बात राहत साहब कहते हैं अगर, तो क्यों ना हम उन्हें आदरांजलि दें, क्यों ना हम उन्हें याद करें। और क्या कहते हैं कि सूरज सितारे चांद मेरे साथ रहेंगे, सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। और फिर ये भी है कि अगर ऐसी बात है कि हमारे हाथ अपने हाथों में रहेंगे तो शाखों से टूट जाए ये पत्ते नहीं है हम। आगे कहते हैं अगर हम सब हाथ में हाथ लेकर चले तो क्या मंजर हो सकता है, क्या शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम। आंधी से कोई कह दे कि अपने औकात में रहे। अगर साथ में मिलकर चले तो इस तरह का हौसला भी अपने आप में सामाजिक तौर पे भी बनाया जा सकता है। एक शेर आप उनका याद करते रहिए, कितनी सारी चीजें हैं, कितनी सारी चीजें हैं राहत साहब की शायरी के अंदर। हम लोग अगर हम अपने नजरिए से उस शायरी को पढ़े तो मैं समझता हूँ कि आज के दौर में हमारी सोच को, हमारे ख्यालों को, या फिर मैं जिस बात को कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, बहुजन आंदोलन का एक बहुत बड़ा मजबूत हिस्सा जो हमारी सोच का रहा है वो आत्मसम्मान की लड़ाई कहते हैं हम लोग इसे, गैर बराबरी मिटाने वाली लड़ाई कहते हैं। हम अपनी लड़ाई को, हर इंसान को सम्मानित जीवन जीने का मौका मिले, इस तरह की व्यवस्था निर्माण हो, ऐसी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और ये सारी चीज़ें अगर करते हैं, ये सारी चीज़ों को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, साथियों राहत साहब जितना जितना हम इस नज़रिए से उनको पढ़ेंगे ना, उतना उतना वो हमारे करीब आते जाएंगे। ये मेरा अपना भी तजुर्बा रहा है और मेरे जैसे आप में से भी कई लोगों का ये तजुर्बा रहा होगा। अब मैंने जैसा पहले कहा कि राहत साहब के शायरी में वतन परस्ती या देश प्रेम जो है ना, वो बड़ा बेहतर तरीके से उन्होंने पेश करने की कोशिश की। पर बार बार हमारे देश में हम देश से प्यार करते हैं, इसका सबूत देने की ज़रूरत पड़ती है। या फिर हम देश प्रेमी हैं या नहीं, ये कोई डिसाइड करने के दावे करता है कि नहीं आप देश प्रेमी हो या नहीं हो। और ख़ास तौर पे किसी एक विशेष धर्म में पैदा हुआ इंसान, उसको तो समय समय पर देश प्रेम की अपने
गवाही देनी पड़ती है, सबूत देने पड़ते हैं। वैसे ही किसी चंद जातियों में जन्मे हुए लोगों को भी अपने देश प्रेमी होने का बार बार सबूत देना पड़ता है। एक मुसलमान शायर जिसको बार बार जिनके देश प्रेम पर शंकाएं ली जाती है इस देश में, वो मुसलमान शायर, मुस्लिम शायर अपने देश प्रेम को अपने एक शायरी के माध्यम से बयान करता है। और शायद आज परसों जब उनकी डेथ हुई तो राहत साहब को जो बड़े पैमाने पर याद किया गया, जिसके लिए याद किया गया, मैं समझता हूं आज के दौर में एक मुस्लिम शायर को, मुस्लिम व्यक्ति को उसके देश प्रेम वाले शेर से याद किया जाना, ये अपने आप में सोशल मीडिया की बहुत बड़ी ताकत का बेहतरीन उदाहरण है। आप सभी के मोबाइल्स में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, पता नहीं और कौन से सोशल मीडिया के माध्यम से आप यूज़ करते होंगे, उसमें हर एक माध्यम में कुछ चंद शेर राहत साहब के खास तौर पे याद किए गए, खास तौर पे याद किए गए। जिसमें से एक शेर वो था कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। कितनी बड़ी बात है। हम अपनी मोहब्बत की इसी मिट्टी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। और दूसरा शेर जो बहुत बड़े पैमाने पे पोस्टराइज करके पब्लिश किया गया सब तरफ उनको याद करते हुए, कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना और मेरी पेशानी पे, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। मुझे ऐसा लगता है कि ये ही वो शेर थे दो जिसकी वजह से राहत साहब के देश प्रेम का सबसे बड़ा सबूत, उनके देश प्रेम का, उनके वतन परस्ती का लोहा इस देश के लोगों को मानना पड़ा। एक मुशायरा ऑनलाइन में उनका सुन रहा था कभी, वो शेर पक्का तो याद नहीं आएगा मुझे, लेकिन उस शेर में एक रेफरेंस वो देते हैं कि मैंने सुना उसमें कि भारत के एक मिनिस्टर, मंत्री, केंद्रीय मंत्री दिल्ली से पाकिस्तान के लिए हम अमन की, शांति का संदेश वार्ता करना चाहते हैं, ऐसा बात बार बार कह रहे थे वो। और उस ताल्लुक से उन्होंने एक बात कही थी और एक शेर कहा था कि कब तक हम बहरों का है जमाना, जरा जोर से बोलो, हम दिल्ली से हम ही कब तक बोले, जरा तुम लाहौर से भी बोलो। तो शांति की, अमन की, चैन की भाषा सिर्फ हम दिल्ली वाले ही क्यों करें, लाहौर वालों ने भी तो करनी चाहिए। तो उनके ऊपर भी सवाल उठाने की हिम्मत रखने वाला ये शायर, और फिर जिनको किसी को भी लगता होगा कि ये मुस्लिम शायर है या फिर किसी एक मज़हब के लिए लिखने वाला, बात करने वाला या उनकी बाजू लेने वाला शायर है, तो ये राहत इंदौरी की खासियत रही है कि जो कुछ भी उन्हें पसंद नहीं आया, जो कुछ भी उन्हें गलत लगा, उसे या फिर किसी चीज़ में उन्हें सुधार करने की कोशिश की, उन्होंने उस बात के ऊपर टिप्पणी करते हुए ज़रा भी किसी बात की परवाह नहीं की और बड़ी बेबाकी से कहा। और ये शायर कोई एक धर्म का नहीं होता है, कोई कभी किसी एक धर्म का उससे कोई वास्ता नहीं होता है। और इसलिए तो फिर ये कहते हैं, देखो कि नए सफ़र का नया इंतज़ाम कह देंगे, नए सफ़र का नया इंतज़ाम कह देंगे, हम हवा को धूप और चिरागों को शाम कह देंगे। राहत साहब कहते हैं नए सफ़र का नया इंतज़ाम कह देंगे, हवा को धूप और चिरागों को शाम कह देंगे, किसी से हाथ भी छुपकर मिलाइए वरना इसे भी मौलवी साहब हराम कह देंगे। अगर राहत इंदौरी किसी एक धर्म की बात को आगे बढ़ाने वाले शायर होते तो शायद मौलवी साहब के ऊपर इस तरह से अपनी शायरी के माध्यम से कमेंट करने की वो बिल्कुल बात नहीं करते। और आज के उनको याद करने का सबसे बड़ा कारण भी यही है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत सी बातें उनके, मैंने जैसा कहा कि देश प्रेम एक बात लिखी उन्होंने अवामी शायर जो कहते हैं ना जिनको, वो लोग गरीबों के, मजलूमों के दुख दर्द को समझने वाले लोग होते हैं, बराबर। और तभी तो लोग उन्हें, हम जनता में भी तो बोलते हैं ना, लोक नेता। लोक नेता, हर एक नेता को ही लोक नेता करके नहीं जाना जाता है। जिनके ऊपर लोग भरोसा रखते हैं, जिन्हें अपना मानते हैं, जो लोगों के लिए, भलाई के लिए काम करते हैं, ऐसे लोगों को लोक नेता कहते हैं।
शाहू महाराज को भी तो हम राजर्षि शाहू महाराज को भी लोक राजा कहते हैं ना। तो ये वाली बात होती है। तो ये अवामी शायर दुख दर्द गरीबों की रहनुमाई करने के बड़े बड़े दावे लोग करते हैं दुनिया भर में, कोई कोई करता है हर अपने अपने तरीके से। उनको सवाल पूछते हैं, उनको सलाह देते हैं कि ये जो गरीब आदमी है, जो कि झोपड़ी में रहने वाला फकीर है, वहाँ तक अगर पहुँचना है तो अपने रुतबे को, अपने स्टेटस को, अपने बढ़ाई को थोड़ा बाजू में रख के आना पड़ेगा ना भाई। उनका दर्द अगर समझना है तो उनके लेवल में आके उनके दर्द को समझा जा सकता है। राहत साहब ये कहते हैं कि झूठी बुलंदियों का धुआं पार करके आ, इसलिए सलाह देते हैं उनको, अगर वाकई गरीबों का रहनुमा बनने का शौक है तो उस हर शौक रखने वाले रहनुमा के लिए राहत साहब का मैं समझता हूँ आज से कईयों साल तक चलेगा ये शेर। कईयों साल इस शेर को इस्तेमाल किया जाएगा एक सलाह के तौर पे, जिसे भी गरीबों की, मजलूमों की, फकीरों की दर्द में लोगों की मदद करनी है कि झूठी बुलंदियों का धुआं पार करके आ, और कद नापना है मेरा तो छत से उतर के आ। कितनी सीधी सीधी सिंपल सादे शब्दों में एकदम, बुलंदियों का धुआं पार करके आ और कद नापना है अगर मेरा तो छत से उतर के आ, क्योंकि सोने का रथ, अब ये उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, सोने का रथ फकीर के घर तक नहीं आएगा, सोने का रथ फकीर के घर तक नहीं आएगा, कुछ मांगना है हमसे तो पैदल उतर के आ। ये बात जो है ना, ये बात फिर लोगों की दुख को, दर्द को, लोगों के तकलीफों को समझते हुए लिखी गई बात लोगों के दिलो दिमाग तक पहुंचती है, दिलों के ऊपर असर करती है। और इसलिए दोस्तों यही बात है कि उन्हें याद करते हैं। राहत इंदौरी साहब, दूसरी चीज़ एक और है कि याद किए जाएंगे अपने बेबाक शायरी के लिए, और साथ साथ उस शायरी में उन्होंने दिखाए हुए बहुत मजबूत हौसले और आत्मविश्वास के लिए। बहुत मजबूत हौसला। राह में खतरे भी है लेकिन ठहरता कौन है। राह में खतरे भी है लेकिन ठहरता कौन है। मौत कल आती है तो आज आ जाए, डरता कौन है। राज साहब आगे कहते हैं कि तेरे लश्कर के मुकाबिल तेरे लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला हूं, मगर ये फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। ये इतना ताकतवर बात रखने वाला इंसान, लड़ने का जज्बा जिसके हर एक लफ्ज में, हर एक चीज में नजर आता है, वो इंसान उसे याद न करे तो किसे याद करे। जो लड़ने वाले लोगों को लड़ने का हौसला दे रहा है, हिम्मत दे रहा है, अकेले क्यों ना हो। अगर हौसला है तो लश्कर से लड़ा जा सकता है, तो कमजोरों के अंदर हौसला भरने की ये बहुत बड़ी बात राहत साहब के माध्यम से हुई है। और साथियों, इसलिए बहुत सी बातें हैं जिन उनके बारे में कहा जाए, बहुत सी चीजें हैं उनको याद करने के लिए, कई बातें हैं, कई चीजें हैं। जैसे मैंने कहा था ना आपको कि ऊंच नीच, गैर बराबरी, भारत में तो कई चीजों के ऊपर लोग एक दूसरे को छोटा बड़ा मानते हैं। कट गए लोग एक दूसरे से, बढ़ गए लोग एक दूसरे से, लोग एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं अलग अलग आधारों पर, अलग अलग वजहों को लेकर। कोई जाति के नाम पर है, कोई धर्म के नाम पर होगा, कोई भाषा के नाम पर होगा, कोई अपने लिबास के नाम पर होगा, कोई अपनी संस्कृति के नाम पर, अलग अलग नामों से, अलग अलग कारणों से लोग एक दूसरे से दूर हुए, बांटे गए हैं। शायद इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और आगे कहते हैं कि बढ़ गई है दुनिया के घट गई है दुनिया। बढ़ गई है कि घट गई है दुनिया, मेरे नक्शे से कट गई है दुनिया। ये राहत साहब की अपनी स्टाइल है लिखने की। मेरे नक्शे से कट गई है दुनिया, और कितने खानों में बट गए हैं हम तुम, कितने हिस्सों में बट गई है दुनिया। बहुत सीधे सादे लफ्जों में, एकदम लोगों की भाषा में बात करने वाला ये शायर, लोगों को समझे कहने के लिए तो, वो जानने के लिए तो जाने जाते हैं उर्दू के शायर,
पर जिन्हें उर्दू नहीं समझती, हिंदी समझते, उन्हें भी उनकी शायरी अपनी शायरी लगे। कितने खानों में बट गई है दुनिया, कितने खानों में बट गए हैं हम, और कितने खानों में बट गई है दुनिया। साथियों, यही बात, ये सारी चीज़ें बहुत बारीकी से समाज को देखने वाला इंसान ही, समाज के बारीकियों को समझने वाला इंसान ही अपनी उस प्रतिभा को फिर इन सारी चीज़ों को दुनिया के सामने लाने में कामयाब होता है, और फिर बाद में मरने के बाद भी याद किया जाता है। ये तो ठीक है, मैंने बहुत सी बातें आपको बताई, पर दूसरी चीज होती है, जैसे हौसला शायरी में लिखना अलग बात है, और ताकतवर इंसान को, जिम्मेवार इंसान को सवाल पूछना ही अलग बात है। वो हिम्मत दिखाना अलग बात है। राहत साहब इसमें भी कहीं कम पड़ते हुए नजर नहीं आए, कहीं कम पड़ते हुए नजर नहीं आए। जो कोई भी जिम्मेवार है मेरी खस्ता हालत के लिए, उसको जवाब तो देना चाहिए। जब आपके पास मेरी जिंदगी को सुधारने का, बढ़ाने का, आगे बढ़ाने का ताकत है, पावर है, और आप उसके लिए जिम्मेवार हो, अगर फिर भी मेरी लूट हो रही है, मेरा शोषण हो रहा है, तो सवाल तो पूछना होगा, सवाल तो पूछना होगा। आज कई लोगों ने अपने अपने जबानों पे ताले लगा के रखे, बहुत लोग बोल नहीं रहे डर के मारे। आलम ऐसा है पूरे देश भर में कि कई लोगों ने या तो अपने मुंह पे ताले लगा रखे हैं, या फिर हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दिया है। राहत साहब सवाल पूछते हैं, जो जिम्मेवार है मेरी खस्ता हालत के लिए, कि जुबा तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। जुबा तो खोल, नजर तो मिला, और जवाब तो दे। मैं कितनी बार लूटा हूं, जरा हिसाब तो दे। हिसाब पूछेगा कौन? अगर हम हिसाब ही नहीं पूछेंगे तो जिम्मेवार जो है, अकाउंटेबिलिटी जिसकी है, उस इंसान को अपनी जिम्मेवारी का एहसास भी कैसे होगा। और ये एहसास दिलाने का काम कोई भाषण करने वाले वक्ता भी कर सकते हैं, लिखने वाले लेखक भी कर सकते हैं, पत्रकारिता वाले पत्रकार भी करते हैं, और साथ ही साथ शायरी के, कविता के माध्यम से प्रतिभावान शायर या कवि भी ये बात उतनी ही ताकत के साथ कर सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन उदाहरण राहत साहब ने अपनी शायरी के माध्यम से दिया है। अब ये तो हो गई बात, सवाल भी पूछ लिया, पर उनको सवाल पूछना ही एक बात हो गई। और आजकल जो दौर चल रहा है ना, वो एक वर्ड बड़ा फेमस हुआ है, शब्द, अंधभक्ति वाला शब्द, या फिर हीरो वर्शिप जिसको कहते हैं हम लोग। हीरो वर्शिप वाला जो मसला है, उसके बारे में कई लोगों ने अपने अपने तरीके से लिखने की, बोलने की, एक्सप्रेस होने की कोशिश कर रहे की है। किसी एक व्यक्ति के जीवन, बाबा साहब अंबेडकर ने भी तो ये बात कही थी कि एक व्यक्ति के कंधे पर अपनी जिंदगी बनाने का जिम्मेवारी डाल दो और खुद कुछ मत करो। ये आपको नुकसान करने वाली ये सोच है, ख्याल है। और इसलिए यही सोच को फिर राहत साहब अपने शब्दों में कहते हैं कि तूफानों से आंख मिलाओ। देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बहुजन संगठक की टीम का बार बार शुक्रिया अदा कर रहा हूँ मैं, वो उसी वजह से कि हम शायरी को, कविता को, किसी लेखक को, किसी पत्रकार को, किसी कलाकार को हम अपना मानते हैं तो क्यों मानते हैं? जिसका दर्द, जिसके ख्याल, जिसकी प्रतिभा हमारे से मेल खाती हो, वो हमें अपना लगना ये बहुत लाजमी है। और हम जिस विचारधारा को लेकर चलते हैं, इस विचारधारा को लेकर चलते हुए हमारे एक सोच पक्की बनी हुई है कि हमें किसी एक जाति या धर्म के इंसान से प्यार नहीं है, किसी से नफरत भी नहीं है। तो जो कोई भी इस मानवता की बात को आगे बढ़ाने के लिए, या तो मानवतावाद की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए उस सोच को डेवलप करेगा, या काम करने वाले वर्कर्स का हौसला बढ़ाने की कोशिश करेगा, उसको हम अपना साथी मानते हैं, हम अपना दोस्त मानते हैं, हम उसको अपना हमसफर मानते हैं। और वो हमसफर राहत इंदौरी साहब के रूप में, एक शायर के रूप में हमारा था, ऐसा हम लोग मानते हैं। क्या था, क्या कहा उन्होंने? हमें भी सलाह देते हैं ना। मैं अगर
एक अपने आप को एक्टिविस्ट समझता हो, कार्यकर्ता समझता हो, या ये जिम्मेवारी मैं है मेरी है अपनी मानता हो, तो मेरे लिए एक सलाह भी वो देकर जाते हैं। क्या सलाह है? कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो। एक कोई आदमी आकर हमारा भला नहीं कर सकता, हमें हाथ में हाथ मिलाकर चलना चाहिए। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। हमें अपने कोशिश के ऊपर, खुद के बलबूते पर, खुद की मेहनत के ऊपर आगे बढ़ाने का जज्बा हमारे अंदर डेवलप करना चाहिए। ये सोच अगर राहत साहब देते हैं तो मेरे ख्याल से एक किसी भी व्यक्ति को, जैसे फौज में सैनिकों को भी ट्रेनिंग दी जाती है ना, लड़ाई के लिए फौज में सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है, तालीम दी जाती है, कार्यकर्ताओं को भी तालीम की जरूरत होती है। कार्यकर्ताओं को छोड़ो, हर इंसान को अपनी जिंदगी में ये बात लागू पड़ेगी कि किसी के कंधे पर अपनी जिंदगी का बोझ डालकर खुद कुछ नहीं करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और इसलिए मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, ये बड़ी बात, बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण बात राहत साहब ने अपनी शायरी के माध्यम से कही है। ये सारी बातों को समझते समझते एक और भी चीज होती है, देखो, कि किसी इंसान को, हर इंसान को, मुझे या मेरे जैसे कई लोगों को ये लगता है कि सबने मेरी तारीफ करनी चाहिए। सबको पसंद है ना, कौन ऐसा व्यक्ति है कि जिसे अपनी तारीफ पसंद ना हो। पर मेरी परीक्षा भी हो, ये हिम्मत बांधना बहुत कम लोगों को जमता है कि अगर मैं अच्छा हो तो अच्छा कहो, और अगर गलत हो तो मुझे गलत भी कहो। ये हिम्मत बांधना बहुत बड़ी बात होती है। खुद की परीक्षा कराना या लोगों के सामने उस परीक्षा में खड़े रहना बहुत बड़ी बात होती है, और शायद ये ताकत होती है हर एक इंसान की, जिसमें भी है। और इसलिए राहत साहब कहते हैं कि मैं ताज हूं तो ताज को सर पे सजाएंगे लोग, मैं ताज हूं तो ताज को सर पे सजाए ये लोग, और मैं खाक हूं तो फिर मुझे उड़ा देना चाहिए। ये इतनी बेबाक हिम्मत, इतनी बेहतरीन तरीके से अपने आप को लोगों के सामने रखने की जो क्षमता राहत साहब के अंदर थी, मुझे फिर बार बार मैं कह रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है। इसका कारण ही है कि ये इंसान कैसे देखो ना, हर एक जिंदगी के हर पहलू में, हमारे जिंदगी के हर पहलू में राहत साहब की ये जो शायरी है ना, अगर हम सोचे और कोशिश करें समझने की, तो हमारी मददगार साबित होती हुई नजर आएगी। इंसानियत के ऊपर भी, फिर मैंने तो बोला हमारा आंदोलन ही मानवता का आंदोलन है, फिर उसको कोई इंसानियत कहे या मानवतावाद कहे। ये इंसानियत बोलना वर्ड बहुत सिंपल सी बात है, बहुत अच्छे बड़े बड़े शब्द हम लोग बोलते तो हैं, पर अपनी जिंदगी में उसको उतारना बड़ा मुश्किल होता है। कई बार लोग मुखौटे लगाकर घूमते हैं, चलते हैं, फरिश्ता बनने की बात करते हैं, और इसलिए फिर राहत साहब उनको कहते हैं कि ये कुछ लोग जो फरिश्तों से बने फिरते हैं, कभी मेरे हत्थे भी पड़ जाए तो इंसा हो जाए। जो फरिश्ता बोलने की बात करते हैं अपने आप को, वो लोग अगर मेरे हत्थे पड़ जाए, इसका मतलब मेरे संपर्क में आ जाए, ऐसा भी मान लो, तो ये इंसान हो जाए। तो ये मैं इंसानी बात को इतना मानता हूं, मैं इंसानियत को इतना विश्वास रखता हूं कि मेरे संपर्क में कोई आए तो वो भी इंसान बन जाएगा। और ये सारा करते जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सच, महत्वपूर्ण सच, जिसको गौतम बुद्ध ने अंतिम सत्य कहा है, वो आ गए घड़ी परसों। राहत साहब हमसे चले गए, छोड़कर चले गए, पर जाते जाते शायद इल्म था
शायद जानकारी थी, मालूम था कि एक ना एक दिन मर ही जाऊंगा। वो बोला भी उन्होंने, ये हादसा किसी न किसी दिन गुजरने वाला था, मैं बच भी जाता तो मरने वाला था, बोल कर गए। मौत की सच्चाई को बड़ी हिम्मत के साथ उन्होंने एक सच्चाई के रूप में स्वीकारा था, एक्सेप्ट किया था। और उसी बात को लेकर जिन्हें ये शक है आज भी, हो सकता है कि राहत इंदौरी मुसलमान थे, इस्लाम के मानने वाले थे, तो शायद वो उस धर्म वाले कट्टरवादी थे, कट्टरपंथी थे। उनकी एक शायरी में शायद है कि किसी ने मुझे जिहादी कहा तो मैं भी सोच में पड़ गया, रात में नींद नहीं आई, बोले मुझे कि वाकई में जिहादी हूँ या नहीं हूँ। तो ये वैसा नहीं होता है। मैंने शुरू में भी कहा कि एक शायर किसी जाति या धर्म का नहीं होता है। और शायद इस मौत, ये मृत्यु के अंतिम सत्य को लेकर एक 4 लाइन का उनका शेर है, वो जो उन्होंने कहा है, तो वो राहत इंदौरी को धर्म के चश्मे से देखने वाले लोगों के तरफ मेरे ख्याल से उन्हें बहुत सटीक उत्तर ये होगा कि अब ना मैं वो हूँ ना बाकी है ज़माने मेरे। ये भी शेर बहुत चला कल परसों के उनके ओबिचुरी के मैसेजेस में, श्रद्धांजलि वाले मैसेजेस में, कि अब ना वो मैं हूँ ना मैं बाकी है ज़माने मेरे, फिर भी मशहूर है शहरों में फसाने मेरे। उमरा के राम ने सासों का धनुष तोड़ दिया, उमरा के राम ने सासों का धनुष तोड़ दिया, मुझ पे ये एहसान किया है खुदा ने मेरे। अगर जन्म लिया है तो मरना आना ही है, मौत आनी है। उस मौत को भी अपनी शायरी में लिखते हुए, ये जो शायद मरने के बाद मेरे स्टैंपिंग कर सकता है कोई, कोशिश कर सकता है कोई, तो राहत साहब उसके पहले ही लिख कर गए कि उमरा के राम ने सासों का धनुष तोड़ दिया और मुझ पे एहसान किया है खुदा ने मेरे। इतने बेहतरीन जिंदा दिल संजीदा शायर को, बेबाक तरीके से अपनी बात को जिन्होंने ज़िंदगी भर रखा था, उम्र रखा, ऐसे शायर को बहुजन संगठक के इस पेज के माध्यम से आदरांजलि का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। ये हमारी मानवता के ऊपर प्यार करने वाली, मानवता की लड़ाई, मानवता का संघर्ष चलाने वाले लोगों की ये नैतिक जिम्मेवारी है। इस जिम्मेवारी को निभाने की हमने भरसक कोशिश की। आप सभी लोग उस कोशिश का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। शायद हो सकता है कि इस तरह से अगर हम अप्रिशिएट काम करने वाले लोगों को, अच्छी सोच लेकर आगे आने वाले लोगों को अप्रिशिएट करने का रवैया अपने आप में रखे, तो इस अच्छे काम में कई ज़्यादा लोग इस काम को आगे बढ़ाने का जिम्मा अपने कंधे पे लेने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ये सादा सिंपल सा मैसेज इसके माध्यम से दिया जा सकता है। और अब ये इतने बड़े प्रतिभावान शायर को सारी दुनिया ने परसों अलविदा कहा, हम भी अलविदा कहते हैं। उनके जाने की कमी तो पूरी होने से रही, अभी वो कभी कमी पूरी नहीं हो सकती। वो बहुत बड़ा नुकसान उर्दू भाषा के लिए, शायरी के उस उर्दू अदब के शायरी के लिए, मानवतावाद की, परिवर्तन की लड़ाई लड़ने वाले लोगों की हौसला अफजाई करने वाली एक बेहतरीन आवाज़ हमारे में से गई, तो हमारा हौसला बढ़ाने की क्षमता जिस आवाज़ में होती थी, नौजवानों की हिम्मत बढ़ाने का ताकत जिस आवाज़ में थी, वो आवाज़ भी छोड़कर चली गई। साथियों, वाकई इनके जाने का दुख दर्द तो रहेगा। और इस इतने बड़े अजीम शख्सियत को याद करते हुए मैंने भी 2 लाइन लिखी है। क्या राहत इंदौरी साहब के जाने की वजह से वाकई हमारी महफिल सुनी हुई है। 2 लाइन मेरी आपके सामने रखता हूं और फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि होगा ना अब वलीमा, दावत नहीं मिलेगी। होगा ना अब वलीमा, दावत नहीं मिलेगी, महफिल सुनी पड़ी है, अब राहत नहीं मिलेगी, अब राहत नहीं मिलेगी। ये भारत देश में पैदा हुए हमारे बहुत अजीम शायर, अवामी शायर, मानवतावादी शायर, क्रांतिकारी शायर जनाब राहत इंदौरी को उनके देहांत के उपलक्ष्य में, मौके पर मैं अपनी आदरांजलि अर्पित करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, जय भीम।